गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, आज का जो हमारे टॉपिक्स है, कल हमने कुछ लैक ओपेरॉन का कांसेप्ट देखा था, शायद आपको पता होगा। ओके, सो एक्चुअली आज जो आपका टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे मैंने बोला था कि ये जो आप चैप्टर स्टडी कर रहे हो, आपके चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन एक्चुअली पुराने सिलेबस के हिसाब से इसमें दो चैप्टर्स कंबाइन हो चुके हैं। इसमें पहला चैप्टर था आपका जीन, इट्स नेचर, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, जो हम कल एक्चुअली खत्म कर चुके हैं। मतलब वहां पे आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे। शॉर्टकट में अगर हम रिवाइज करते हैं चैप्टर को, तो जो जीन वाला पार्ट था, जीन, इट्स नेचर, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, वहां पे सबसे पहले तो आपने कवर किया देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। देन वी हैव कवर्ड द कांसेप्ट ऑफ जीन। जीन का कांसेप्ट हमने देखा था। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को हमने स्टडी कर लिया। डीएनए, आरएनए, टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए, उसको हमने डिटेल में देखा। एक और मेन टॉपिक हमने पढ़ा था डीएनए का रेप्लिकेशन। ओके, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस, जेनेटिक कोड का कांसेप्ट। ओके, बाद में उस जेनेटिक कोड की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। ओके, कल के लेक्चर में हमने डीएनए के पैकेजिंग को स्टडी किया, साथ में आपके लैक ओपेरॉन का जो स्ट्रक्चर था वो भी डिस्कस कर लिया। तो ये जो इतना सारा पार्ट था, दिस इज इंक्लूडेड इन द चैप्टर कॉल्ड जीन, इट्स नेचर, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस। ओके, और अभी आज ये जो टॉपिक में बात कर रहा हूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दिस वाज इन द अनदर चैप्टर कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीनोमिक्स। एक और चैप्टर था छोटा सा, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीनोमिक्स नाम का, तो वो चैप्टर भी इसके अंदर भी कंबाइन हो चुका है। और इन दोनों चैप्टर को कंबाइन करके दे हैव डिजाइन्ड द चैप्टर कॉल्ड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब आज का लेक्चर खत्म होगा तो कुछ देर के बाद आपके ग्रुप के ऊपर इस चैप्टर के नोट्स आने वाले हैं। तो नोट्स दो सेक्शन में रहेंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर चैप्टर तो एक है लेकिन दो अलग अलग नोट्स आ गए। एक्चुअली दोनों को आपको कंबाइन करके लिखना है। आपका चैप्टर का हेडिंग होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन उसके अंदर जो नोट्स आपके सामने होंगे वो दो हेडिंग्स में आएंगे। पहला हेडिंग होगा जीन, इट्स नेचर, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, और दूसरा हेडिंग जो होगा आपका वो होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीनोमिक्स। दोनों को आपको कंबाइन करके लिखना है। तो ये इंस्ट्रक्शन अगर समझ में आ गया होगा तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अभी पिछले कुछ दिनों से हम जो कांसेप्ट स्टडी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम जीन के बारे में ही बात कर रहे हैं। जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर में भी हमने ऑलमोस्ट जीन के ऊपर ही फोकस किया है। वापस जीन जो है वो डीएनए का सेगमेंट है, ये डीएनए से रिलेटेड ही कोई टॉपिक आप स्टडी कर रहे हो। तो अभी हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज अ वेल नोन फैक्ट that the genes are located on chromosomes। अभी ये सबको पता है कि हमारे जो जीन्स है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं। दूसरी चीज ये भी हम अभी प्रूव कर चुके हैं that DNA is a genetic material in all living organisms except viruses। अगर हम वायरसेस को छोड़ दें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। ये हम विद एक्सपेरिमेंट प्रूव कर चुके हैं। ओके, सो कांसेप्ट ये है, हमको पता है कि डीएनए इज रिस्पांसिबल फॉर इनहेरिटेंस। मतलब जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जा रहे हैं वो डीएनए की वजह से हो रहा है। दूसरी चीज, इट इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। आपके जो कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन है उसके लिए भी आपका डीएनए या फिर आपका जीन रिस्पांसिबल है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ ह्यूमंस को कंसीडर करते हैं, तो ट्वीन्स को अगर छोड़ देंगे तो हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है, सेम बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे पहला रीजन है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ये भी हमको पता है। दिस ऑकर्स ड्यूरिंग पैचिटिंग। पैचिटिंग जो है ये आपके मियोसिस का एक फेज है। ओके, जब गैमेट्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू, तो इस पैचिटिंग में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, अभी ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयर होती है, इसमें एक क्रोमोसोम मैटरनल है, मतलब ये मदर की बॉडी से आया हुआ है, और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो पैटर्नल है, मतलब ये फादर की बॉडी से आया हुआ है। ओके, तो जब दोनों क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ओवरलैप करेंगे, जीन्स मिक्स होंगे, तो मिक्सिंग के बाद मुझे डेफिनेटली मिलने वाले हैं वेरिएशंस। ओके, शायद कभी-कभी म्यूटेशन भी हो सकता है। मतलब there is a recombination of maternal as well as paternal genes, then there are the concepts like mutation, and due to all these factors what happens, every individual is different from each other। और दूसरे लैंग्वेज में मैं ऐसा बोल सकता हूं, every individual has one unique genetic makeup। हर इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप है यूनिक होता है। ओके,
और इसी यूनिक जेनेटिक मेकअप को हम बोल सकते हैं उसका वो फिंगरप्रिंट है। बहुत बार क्या होता है, ओके, फिंगरप्रिंट का मतलब हम लेते हैं कि हमारी जो उंगली रहती है उनके जो मतलब प्रिंट लेंगे हम, उसको फिंगरप्रिंट कंसीडर किया जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं डीएनए फिंगरप्रिंट। ये डीएनए फिंगरप्रिंट में बोल रहा हूं हर एक के बॉडी में यूनिक है, ओके, ये किसी और के साथ मैच नहीं करेगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और ऐसा हम नोट कर सकते हैं कि अबाउट 99% ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए ऑफ ऑल ह्यूमंस इज सिमिलर। जितने भी ह्यूमंस हैं, अगर हम उनके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को देखते हैं तो मैं बोल रहा हूं 99% सीक्वेंस जो है वो सब में सेम है। ओनली 1% सीक्वेंस इज डिफरेंट। 1% सीक्वेंस जो है वो अलग है और उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं VNTRs। इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। फुल फॉर्म इज वेरी सिंपल, ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ओके, मैं बोल रहा हूं ये VNTR हर पर्सन के बॉडी में अलग है। किसी दो लोगों के VNTR एक दूसरे के साथ कभी मैच नहीं करते, ओके, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स। अगर सिर्फ हम आइडेंटिकल ट्विन्स को छोड़ दे तो किसी का VNTR एक दूसरे के साथ कभी भी मैच नहीं होगा। ओके, ये एग्जैक्टली क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर दो पर्सन के VNTRs एक दूसरे के साथ कभी मैच नहीं कर सकते तो इसके बेसिस के ऊपर हम उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो आई कैन से हियर टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाइंग अ पर्सन। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाइंग अ पर्सन विद द हेल्प ऑफ डीएनए रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस। ये हम डीएनए रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस की मदद से करने वाले हैं। ये एग्जैक्टली कैसे होता है ये थोड़ी देर में समझ में आएगा, डोंट वरी। ओके, बट दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डेफिनेशन है। रिपीट कर रहा हूं, टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाइंग अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस। दिस कैन बी कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इट कैन बी आल्सो कॉल्ड डीएनए प्रोफाइलिंग। इसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोल सकते हैं। ओके, एंड दिस टेक्निक इज डिपेंडेंट ऑन VNTR। ये बहुत बार पूछा गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो आपका आंसर वहां पे आ जाएगा VNTRs। अभी एक मार्क के लिए ऐसा भी पूछ सकते हैं व्हाट आर VNTRs। सो एक्चुअली दीज आर 20 to 100 बेस पेयर सीक्वेंस। एक डीएनए का सीक्वेंस है जिसमें मिनिमम 20 मैक्सिमम 100 बेस पेयर्स हो सकते हैं। बेस पेयर क्या होता है ये अभी हमको बहुत अच्छी तरह पता है। A डबल बॉन्ड T एक बेस पेयर हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड G एक और हो गया, मे बी G ट्रिपल बॉन्ड C। ऐसे में बोल रहा हूं 1 2 3 कम से कम 20 मैक्सिमम 100 बेस पेयर का एक सीक्वेंस जो डीएनए के लेंथ पे सेवरल टाइम रिपीट हो रहा है। मतलब मान लो कि यहां पे 20 to 100 बेस पेयर का कोई सीक्वेंस हो सकता है और यही सीक्वेंस थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। ओके, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। और मैं बोल रहा हूं ये दो लोगों के VNTRs कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स। ओके, तो इसके बेसिस के ऊपर हम उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ओके, और इसी टेक्निक को हम बोल रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये तो फिंगरप्रिंटिंग का सिर्फ बेस हो गया, हमको इसका प्रोसेस देखना है कि एग्जैक्टली कैसे किया जाता है, कौन से स्टेप्स होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर है, ये हमको पता है। हमने ये भी प्रूव कर दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है और यही डीएनए जो है इट इज रिस्पांसिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। लेकिन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस। उसका पहला रीजन मैंने बोला रिकॉम्बिनेशन ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल जीन्स एट द टाइम ऑफ पैचुटेनिटी। क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये होता है, म्यूटेशन हो सकते हैं वहां पे, और इन सारे फैक्टर्स की वजह से every individual is having one unique genetic makeup which can be called as its DNA fingerprint। जो यूनिक जेनेटिक मेकअप है उसके बॉडी के अंदर, ओके, मैं बोल रहा हूं वो उसका डीएनए फिंगरप्रिंट है। ओके, और इसके बेसिस के ऊपर वी कैन से टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाइंग अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस। दिस कैन बी कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज डीएनए प्रोफाइलिंग। और इसके लिए मैंने आपको कांसेप्ट ये बताया कि ऑलमोस्ट 99% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है सारे ह्यूमंस के डीएनए का वो सेम है, सिर्फ 1% अलग है, डिफरेंट है, और वो इतना अलग है कि वो एक दूसरे के साथ कभी मैच नहीं होता है।
दो लोगों का सेम कभी नहीं रहेगा। ओके, इस सीक्वेंस को जो 1% अलग सीक्वेंस है उसको मैंने नाम दिया VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये होते हैं 20 to 100 बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस जो सेवरल टाइम्स डीएनए के लेंथ के ऊपर रिपीट होने वाला है थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद। ओके, तो इसको हम VNTR बोलेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड है आपका टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसके स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे किया जाता है। ओके, या फिर इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है वो डिस्कस कर लेंगे। सिंपल सा टॉपिक है। Just a minute, I'll use the black marker. Okay, so what we are interested in, we are interested in steps in DNA fingerprinting. प्रोसेस को हमको स्टडी करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। उसमें जो पहला स्टेप हम स्टडी करेंगे वो है आपके डीएनए का आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन, मतलब आपके पास जो अवेलेबल सैंपल्स है वहां से आपको डीएनए को आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है। आपके पास सैंपल के तौर पर ब्लड हो सकता है, सीमेन हो सकता है, टिश्यू का कुछ पार्ट हो सकता है, या फिर आपके जो हेयर्स होते हैं उनका रूट हो सकता है। अभी आप बोले सर यही क्यों? क्योंकि आपने शायद सुना होगा, टीवी पे भी बहुत बार देखा होगा कि ये जो डीएनए टेस्टिंग वगैरह किया जाता है ये बहुत बार क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए करते हैं। कोई मर्डर केस है, कोई रेप केस है, उसको अगर सॉल्व करना है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद ली जाती है। तो उस केस में सैंपल्स ये कॉमन सैंपल्स है, मतलब जो आपका ब्लड होगा, सीमेन होगा, टिश्यूज होंगे या फिर हेयर्स के रूट होंगे, इनके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसको हमको आइसोलेट या सेपरेट करना है। ये मेरी पहली स्टेप है। अब इसमें सेकंड स्टेप हमारा ये रहेगा डीएनए का एम्प्लीफिकेशन। ओके, अब ये एम्प्लीफिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है? बहुत सिंपल है। एम्पलीफायर सुना होगा आपने, मतलब अगर घर में एक छोटा सा कोई हमारे पास म्यूजिक सिस्टम है लेकिन उसके साउंड को हमको अगर बड़ा करना है तो उसको एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल ऐसा है कि कोई मर्डर सीन है, मर्डर साइट है, और जहां पे ब्लड सैंपल बहुत ट्रेसेस में मिले हैं या फिर बहुत कम है, ओके, और डीएनए के सैंपल भी हमारे पास बहुत कम है, तो उस डीएनए के हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं लैबोरेटरी में आर्टिफिशियली। ओके, बाय वन टेक्निक कॉल्ड पीसीआर। एक टेक्निक होती है पीसीआर नाम की, इसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक्चुअली ये टेक्निक एक अलग चैप्टर में आपके सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है, व्हिच इज बायोटेक्नोलॉजी। जब हम बायोटेक्नोलॉजी ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ये पीसीआर का टेक्निक क्या होता है उस टाइम में समझाऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखो, अगर मेरे पास कोई डीएनए का एक फ्रैगमेंट है तो इस फ्रैगमेंट के मैं मल्टीपल कॉपीज बना सकता हूं। मुझे लगता है कि मुझे इसके 100 कॉपीज चाहिए, 100 कॉपीज चाहिए, तो ये 100 कॉपीज बनाना पॉसिबल है आर्टिफिशियली लैबोरेटरी के अंदर। और वो जो टेक्निक होती है उस टेक्निक को हम बोलते हैं पीसीआर। तो ये मेरा दूसरा स्टेप है कि अगर मेरे पास सैंपल डीएनए की क्वांटिटी अगर कम होती है तो मैं उसके मल्टीपल कॉपीज बना लूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक कॉल्ड पीसीआर, और इस चीज को मैं बोलूंगा डीएनए का एम्प्लीफिकेशन। एक बार ये हो गया कि अगले पार्ट में आपको क्या करना है, विल गो फॉर डीएनए फ्रैगमेंटेशन। डीएनए का हम फ्रैगमेंटेशन करने वाले हैं, मतलब उसको कट करने वाले हैं। मान लो कि मेरे पास इतना बड़ा ये डीएनए का सेगमेंट प्रेजेंट है, सैंपल डीएनए है, ओके, तो इसको हम ट्रीट करेंगे विद वन काइंड ऑफ एंजाइम कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। एंजाइम का नाम याद रखना है, शॉर्टकट में इसको लिख सकता हूं REN, फुल फॉर्म है उसका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। तो ये क्या करता है, डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट कर देता है। तो आपके पास डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। ओके, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलने वाले हैं RFLP। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, इसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म।
आई रिपीट, इट इज रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP। ओके, कुछ नहीं किया मैंने, जो डीएनए का सैंपल था उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया, इस एंजाइम ने स्पेसिफिक साइट्स पे डीएनए को कट कर दिया, जिसकी वजह से मेरे पास डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन गए, जिसको आप रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स बोल सकते हो। और इस प्रोसेस को मैं बोल रहा हूं RFLP, दिस इज रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और इट कैन बी आल्सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। इसको आप रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। अभी जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है, इसको हम बोलने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये अगला स्टेप होगा आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अभी इसमें क्या करेंगे हम, ये जो आपके डीएनए के फ्रैगमेंट्स है, दे आर लोडेड और एडेड ऑन एगेरोस जेल। इसको हम एगेरोस जेल के ऊपर ऐड कर देंगे, लोड कर देंगे, और ये जो एगेरोस जेल होता है, इसको हम अप्लाई करेंगे एक चार्ज। इसके थ्रू क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। मान लो कि ये एगेरोस जेल यहां पे है और यहां पे मैंने डीएनए के फ्रैगमेंट्स ऐड कर दिए, और जब मैं इसको चार्ज अप्लाई करता हूं, कल के ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज। डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो these DNA fragments get attracted towards the positive charge, या पॉजिटिव पोल जो हमने क्रिएट किया होता है, उस पॉजिटिव पोल की तरफ डीएनए फ्रैगमेंट अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये जो उनकी मूवमेंट होती है पॉजिटिव पोल की तरफ, दिस विल डिपेंड ऑन देयर लेंथ। मतलब सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैगमेंट अट्रैक्ट होगी, बाद में शायद इससे बड़ी फ्रैगमेंट इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, उसके बाद इससे भी बड़ा फ्रैगमेंट अट्रैक्ट होगा, उसके बाद इससे बड़ा फ्रैगमेंट अट्रैक्ट होने वाला है। तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आया है, या बहुत बार ये पूछा गया है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब डीएनए फ्रैगमेंट्स पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करते हैं, तो वो मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने बहुत सिंपल सा आंसर दिया, वो मूवमेंट फ्रैगमेंट के लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। जितना छोटा फ्रैगमेंट होगा उतना जल्दी वो पॉजिटिव पोल की तरफ चला जाएगा। ओके, तो इस तरह देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स ऑफ डीएनए के बैंड्स बन जाएंगे। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। ओके, स्टेप नंबर 5 को ऊपर लिखता हूं। दिस स्टेप इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग। इसको हम सदर्न ब्लॉटिंग बोलने वाले हैं। एक्चुअली सदर्न इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी ये जो आपके डीएनए के बैंड्स बन गए हैं, इनको हम ऐड करेंगे नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर, या फिर दे आर एडेड ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन। नायलॉन मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर बोल सकते हैं। उसके ऊपर हम उसको ऐड करने वाले हैं, और इसको हम रखेंगे 80 डिग्री सेल्सियस फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2 आवर्स। वो जो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर है, उसको हम एक्सपोज करने वाले हैं टेंपरेचर को। टेंपरेचर होगा 80 डिग्री सेल्सियस, और ये ट्रीटमेंट हम करेंगे 2 घंटे के लिए। इससे क्या होता है, आपका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ब्रेक हो जाता है इन सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। मतलब जो 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ओके, तो आपके पास आ जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 5, सदर्न ब्लॉटिंग। कुछ नहीं किया है, उसको नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर या नायलॉन मेम्ब्रेन पे ऐड किया, उसको एक्सपोज किया 80 डिग्री सेल्सियस को 2 घंटे के लिए, जिसके थ्रू मैंने बोला कि जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में। ओके, तो मान लो कि अभी ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, यहां पे लिख देता हूं दिस इज माय सैंपल डीएनए। ये मेरा सैंपल का डीएनए है। अगला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। अभी हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, तो इस नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर के ऊपर आई एम गोइंग टू ऐड प्रोब डीएनए। अभी आप बोलेंगे सर ये प्रोब डीएनए क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, दिस इज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। आर्टिफिशियली बनाया हुआ एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ऑफ नोन सीक्वेंस, जिसका सीक्वेंस मुझे पता है। मतलब मुझे ये पता है कि पहली पोजीशन पे एडेनिन है, सेकंड पोजीशन पे थायामिन है, थर्ड पोजीशन पे वापस एडेनिन है, तो इसका सीक्वेंस मुझे पता है। ऐसे डीएनए को हम बोलते हैं प्रोब डीएनए। मैं रिपीट कर रहा हूं, इट इज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ नोन सीक्वेंस, इसको हम बोलते हैं प्रोब डीएनए। तो जब हम इसके ऊपर प्रोब डीएनए ऐड कर देंगे, तो हमको ये भी पता है कि आपके नाइट्रोजन बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री है, नेचुरल एफिनिटी है। मतलब अगर मेरे प्रोब डीएनए पे यहां पे एडेनिन होगा और सैंपल डीएनए का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर यहां पे थायामिन होगा तो ये पेयर फॉर्म कर लेगा। ओके, तो ड्यू टू नेचुरल एफिनिटी
द सैंपल डीएनए एंड प्रोब डीएनए फॉर्म्स डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ये सैंपल डीएनए और प्रोब डीएनए एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीएनए डीएनए हाइब्रिड। इसको आप डीएनए डीएनए हाइब्रिड बोल सकते हो, बहुत सिंपल है। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में उसका करेंगे एक्सरे फोटोग्राफी या रेडियोग्राफी बोला जाता है। ओके, तो ये एक्सरे फोटोग्राफी के थ्रू एक स्ट्रक्चर्स को हम एनालाइज करते हैं, और हमको ये भी पता है कि अगर मुझे एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस मालूम है तो मैं दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस निकाल सकता हूं। वही बेस्ड या वही कंसेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ए का पेयरिंग हमेशा टी के साथ होता है, सी का पेयरिंग हमेशा जी के साथ होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस मुझे पता है तो मैं दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस निकाल सकता हूं, तो मुझे सैंपल डीएनए का पूरा सीक्वेंस पता चल जाएगा। जब मुझे सैंपल डीएनए का सीक्वेंस पता चल गया तो मैं उसके अंदर के वीएनटीआर को भी ढूंढ सकता हूं कि वो वीएनटीआर कौन से हैं। अब बोलेंगे सर इससे कैसे पता चलेगा वो पर्सन कौन है। ओके, सिंपल सा चीज है, अगर कोई क्रिमिनल केस सॉल्व हो रहा है जहां पे वो क्राइम हुआ है, वहां से वो सैंपल्स लिए हैं और वहां पे 4 अलग-अलग डीएनए सैंपल्स मिले हैं और सबके हमने वीएनटीआर निकाल लिए कौन से हैं, और 10 लोगों को पकड़ा हुआ है एज अ सस्पेक्ट, उनके बॉडी में से भी हम डीएनए को निकालेंगे, उनका भी वीएनटीआर देखेंगे क्या है। ओके, और फिर दोनों को मैच करके देखेंगे कि किसके वीएनटीआर मैच हो रहे हैं। जिसका मैच हो गया कंफर्म हो जाएगा कि वो क्राइम में इन्वॉल्व था, क्योंकि मैं बोल रहा हूं 2 लोगों के वीएनटीआर तो कभी सेम नहीं आ सकते। तो क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला है उसका वीएनटीआर और जिस पर्सन को एज अ सस्पेक्ट हमने पकड़ा हुआ है उसका वीएनटीआर अगर मैच हो जाता है तो ये कंफर्म करेगा कि वही पर्सन वहां पे प्रेजेंट था या फिर वो पर्सन वहां पे इन्वॉल्व था। तो इस तरह हम उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के 6-7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये आपको प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए। ओके, सबसे पहला स्टेप मैंने बोला था डीएनए का आइसोलेशन, मतलब जो अवेलेबल सैंपल है जस्ट लाइक ब्लड, सीमेन, टिश्यू, हेयर रूट्स, इससे हम डीएनए को अलग कर लेंगे। दूसरे स्टेप में मैंने किया डीएनए का एम्प्लीफिकेशन, मतलब अगर सैंपल कम होगा क्वांटिटी में तो उस डीएनए के मैं मल्टीपल कॉपीज बना लूंगा लेबोरेटरी के अंदर बाय वन ऑफ द टेक्निक कॉल्ड पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, बाद में थर्ड स्टेप में मैंने किया डीएनए का फ्रेगमेंटेशन। इस स्टेप में मैंने क्या किया, तो डीएनए को ट्रीट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम के साथ, जिसने डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट कर दिया और उसको छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। इस प्रोसेस को हमने कहा आरएफएलपी, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको हम बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। अभी ये जो फ्रैगमेंट्स हैं आपके, अगले स्टेप में हमने नाम दिया उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने उसको एगेरोस जेल के ऊपर ऐड कर दिया और उसके ऊपर चार्ज लगा दिया। जो नेगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट है वो पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और फ्रैगमेंट की जो मूवमेंट होती है उनके लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। बहुत सिंपल। ओके, बाद में हम 5वें स्टेप में गए जिसको हमने नाम दिया सदर्न ब्लॉटिंग। इसमें मैंने क्या किया, ये जो डीएनए के बैंड्स थे इनको नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ऐड कर दिया और इसको एक्सपोज किया फॉर द टेंपरेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, जिसके थ्रू हमने क्या अचीव किया, हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और अभी ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके ऊपर हमने ऐड कर दिया प्रोब डीएनए। प्रोब डीएनए क्या था ये भी मैंने बता दिया, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ नोन सीक्वेंस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है आर्टिफिशियली बनाया हुआ जिसका सीक्वेंस हमको पता होता है। ओके, और फिर आपका सैंपल डीएनए और प्रोब डीएनए नेचुरल एफिनिटी की वजह से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं डीएनए डीएनए हाइब्रिड। नेकेड आई से हम नहीं देख सकते क्या हुआ है, तो उसका हम एक्सरे फोटोग्राफ लेंगे, रेडियोग्राफी का टेक्निक होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि रेडियोग्राफी या एक्सरे फोटोग्राफी किया जाता है, बैंड्स को एनालाइज किया जाता है और फिर वीएनटीआर को ढूंढा जाता है और इस तरह ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेक्निक आपका प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ओके, तो आई थिंक अगर प्रोसेस समझ में आ गया होगा तो अभी इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो ये जनरल नॉलेज बेस है। देखो सबसे पहला एप्लीकेशन तो ये है, इट एस्टैब्लिशेस पैरेंटेज इन द डिस्प्यूटेड केसेस। मतलब बहुत बार कोर्ट के सामने ऐसे केसेस आ जाते हैं कि कोई बच्चा है जिसके रियल पेरेंट्स कौन है वो ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब कोई बच्चा है, 2 लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये हमारा लड़का है हमारी लड़की है, और कोई बोल रहा है कि नहीं ये हमारा लड़का है हमारी लड़की है, तो एक्चुअली उसके पेरेंट्स कौन है, उसका जो पेरेंटेज है उसको अगर एस्टैब्लिश करना है इस टेक्निक की मदद ली जा सकती है। ओके, मतलब सबसे पहले तो एक्चुअल पेरेंट्स कौन है, अगर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मतलब हर जगह पे तो एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, ओके, लेकिन अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस आता है तो हम इस टेक्निक की मदद से वो कर सकते हैं। दूसरा चीज, टू सॉल्व द क्रिमिनल केसेस, जैसे मैंने बोला
मतलब जो मर्डर्स केसेस है, रेप केसेस है, ऐसे कुछ क्रिमिनल केसेस को अगर सॉल्व करना है, ओके, एक फर्म एविडेंस उसके लिए हमको प्रोड्यूस करना है, तो हम इस टेक्निक की मदद ले सकते हैं। तीसरा एडवांटेज मॉडर्न डे में हम ये बोल सकते हैं कि दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सेटल इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस का जो क्लेम होता है उसके सेटलमेंट में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है फिलहाल। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बहुत बार क्या होता है, आपको सबको पता है, आपके पापा ने आपकी फैमिली को कहीं ना कहीं तो इंश्योर किया है, इंश्योरेंस निकाला होता है, आपका मेडिक्लेम होता है, मेडिकल इंश्योरेंस है, या फिर और कोई पॉलिसीज निकाली होती है। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जो आपके फैमिली को एक लमसम अमाउंट पे करती है आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन। मतलब उस पर्सन की अगर डेथ हो गई तो डेथ के बाद एक सर्टेन अमाउंट उस फैमिली को दी जाती है। ओके, पिछले 4-5 साल पहले की चीज है, एक केस ऐसा सामने आया था कि कोई दो लोग थे, उन्होंने 2-4-5 करोड़ का इंश्योरेंस निकाल लिया, 2-4 प्रीमियम उसके प्रॉपर्ली भर दिए, ओके, और डेथ के बाद ऐसा था कि उनको 10, 12, 15 करोड़ कुछ मिलने वाले हैं, ओके। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा प्लान बनाया, रास्ते में से किसी भिखारी को उठा लिया, उसी के बॉडी के बिल्ड जैसा होता, ओके, उसको खाना खिलाया, गाड़ी में डाला, कहीं पे लेके गया, उसको मार के फेंक दिया, उसके कपड़े उसको पहना दिए, चेहरा खराब कर दिया, ओके, उसके आई कार्ड उसके जेब में डाल दिए, और ऐसा दिखाया गया कि उसकी डेथ हो गई है। और फिर उसके फैमिली मेंबर्स ने इंश्योरेंस क्लेम किया और वो पैसे उनको मिल गए। कुछ दिनों के बाद ही ओपन हुआ कि वो पर्सन जिंदा है, वो तो मरा ही नहीं है, मरा हुआ कोई दूसरा ही है। तो इस चीज को कैसे सेटल कर सकते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से। तो अभी इंश्योरेंस कंपनीज क्या करते हैं कि अगर इतने बड़े अमाउंट का कोई इंश्योरेंस ले रहा है तो सबसे पहले तो कंपनी क्या करती है, जिस पर्सन का वो इंश्योरेंस बना रहे हैं उसका डीएनए सैंपल भी ले लेते हैं, मतलब वो उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। और अगर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कोई आता है, बोलता है कि उस पर्सन की डेथ हो गई, कोई इंश्योरेंस को क्लेम कर रहा है, तो वो डेड बॉडी का डीएनए सैंपल और उनके पास जो डीएनए का सैंपल है उसको वो मैच करके देखते हैं कि भाई मेल मैच होने के नहीं हो रहे, कंफर्म हो जाएगा कि उसी पर्सन की डेथ हुई है। तो इस तरह इंश्योरेंस क्लेम के सेटलमेंट में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, एग्रीकल्चर में इसके एप्लीकेशंस हैं, जीनोमिक्स में भी इसके एप्लीकेशंस हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 मार्क के लिए कि डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या बाय जनरल नॉलेज देख सकते हो, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है। मैं बोल रहा हूं डिस्प्यूटेड पैरेंटेज को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए, इंश्योरेंस क्लेम्स को सेटल करने के लिए, या फिर आपके एग्रीकल्चर या जीनोमिक्स के कांसेप्ट्स में भी हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हम कवर कर लेंगे कि जो आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू आपको इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, दिस वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट कॉल्ड एलेक जेफरीज। एलेक जेफरी नाम का साइंटिस्ट है जिसने ये टेक्निक सबसे पहली बार डिस्कवर किया, ये पूछा जा सकता है। इंडिया में जो टेक्निक है इट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर लालजी सिंह। इंडिया में जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, ये टेक्निक को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट है डॉक्टर लालजी सिंह। इनका फोटो आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार टेक्स्ट बुक देखो, वहां पे आपको इनका फोटो भी देखने को मिलेगा, डोंट वरी। और ये जो डॉक्टर लालजी सिंह ने टेक्निक डेवलप किया था, ये जो प्रोब डीएनए यूज कर रहे थे, एक्चुअली दैट डीएनए, मतलब जब ये टेक्निक सबसे पहली बार डिस्कवर हुआ था, नया नया था, तो मैं बोल रहा हूं कि हमको प्रोब डीएनए की जरूरत, ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंस था, कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो मैं बोल रहा हूं कि डॉक्टर लालजी सिंह ने जो टेक्निक डेवलप किया था, वहां पे जो प्रोब डीएनए इस्तेमाल किया जा रहा है, that was obtained from Y chromosome of female banded crate snake। एक snake का टाइप है जिसके फीमेल के Y क्रोमोसोम में से वो प्रोब डीएनए दे रहे थे, और वो जो डीएनए का सेगमेंट उनको मिल रहा था, यूनिक सेगमेंट, ओके, that was called BKM DNA। उसको BKM DNA ऐसा बोला था उन्होंने। इसका फुल फॉर्म होता है बैंडेड क्रेट मिनी सैटेलाइट, ओके। तो ये 2-3 पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार कि BKM DNA क्या होता है। तो BKM DNA का मतलब फुल फॉर्म तो है बैंडेड क्रेट मिनी सैटेलाइट, a unique segment of DNA obtained from the Y chromosome of female banded crate snake, which was used as a probe DNA in the technique of DNA fingerprinting। और ये आपका पूरा डिटेल में हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग के कांसेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है, ओके। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। जैसे ही हम इसको डिस्कस कर लेंगे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके। तो अगला जो कांसेप्ट है यहां पे, ये भी जनरल नॉलेज बेस्ड कांसेप्ट है, ओके। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड द कांसेप्ट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
शॉर्टकट में हम इसको बोल सकते हैं HGP। अभी इसको समझने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि एग्जैक्टली जीनोम क्या होता है। ओके, टोटल नंबर ऑफ जीन्स बहुत सिंपल है, प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। आपके बॉडी में जो क्रोमोसोम का हैप्लॉइड सेट है, मतलब अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हैप्लॉइड सेट में आते हैं हमारे 23 क्रोमोसोम्स। इन 23 क्रोमोसोम्स के ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट है, उन सारे जीन्स को मिला के हम बोलेंगे वो हमारा जीनोम है। मतलब अगर हम पी प्लांट को लेते हैं तो आपको पता है पी प्लांट का क्रोमोसोम नंबर है 2n=14, तो इसका हैप्लॉइड नंबर हो गया 7। तो इसके 7 क्रोमोसोम्स के ऊपर जितने भी जीन्स होंगे वो पी प्लांट का जीनोम हो जाएगा। मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के हैप्लॉइड क्रोमोसोम के सेट के ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उन सारे जीन्स को एक साथ हम बोलते हैं जीनोम। ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली क्या है? तो ये स्टार्ट हुआ समथिंग अराउंड इन 1990। ओके, दिस प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। किसने कोऑर्डिनेट किया था ये पूछा जाता है। मैं बोल रहा हूं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट किया था। जर्मनी, फ्रांस, रशिया, यूएस, इंडिया, चाइना, ऐसे कुछ कंट्रीज का ये इनिशिएटिव था। ओके, कि इनको क्या करना था, ह्यूमन जीनोम में कितने जीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कवर करना था। ओके, दिस वाज द मेन गोल ऑफ एचजीपी। एक्चुअली ये जो आपका जीनोम का स्टडी है इसको हम बोलते हैं जीनोमिक्स। अगर हम जीनोम का स्टडी कर रहे हैं तो जीनोमिक्स बोलने वाले हैं। दो टाइप का जीनोमिक्स हो सकता है, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स और दूसरा होता है आपका फंक्शनल जीनोमिक्स। बहुत सिंपल है, मतलब जीन का अगर हम सीक्वेंस ढूंढ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का, या फिर उसके सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं, उसको डिस्कवर कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ओके, वो एग्जैक्टली क्रोमोसोम के ऊपर कहां पे लोकेटेड है, उसका लोकेशन क्या है, ये सब आता है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में। और जब हम उस जीन के फंक्शंस को डिस्कवर करते हैं तो ये आता है आपके फंक्शनल जीनोमिक्स में। बहुत सिंपल है। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट मैं बोल रहा हूं, ओके, इट वाज स्टार्टेड इन 1990 and coordinated by US Department of Energy, National Institute of Health, and the project was completed in 2003। मतलब ऑलमोस्ट 13 साल तक ये प्रोजेक्ट चला था। एस्टिमेटेड टाइम को दिया गया था 15 साल का। मतलब प्रोजेक्ट 15 साल में कंप्लीट होना चाहिए था, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन था। साइंटिस्ट लोग थे, बहुत अच्छे तरह उन्होंने काम किया, 2 साल पहले प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो जितने भी साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उनका एस्टिमेशन ये था कि जो 23 क्रोमोसोम्स है, मतलब जो ह्यूमन जीनोम है, उसके अंदर कम से कम 80,000 to 1 लाख के आसपास जीन्स हो सकते हैं। मतलब एक अंदाज उन्होंने लगाया था, ओके, कि या फिर एक उनका कैलकुलेशन था कि इतने जीन्स हो सकते हैं। ये सिर्फ एस्टिमेशन था, लेकिन जब एक्चुअली प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स फाउंड इन द ह्यूमन जीनोम वर 25,000 to 30,000। एक्चुअली कितने जीन्स उनको मिले, मैं बोल रहा हूं 25,000 to 30,000, इतने ही जीन्स हमारे जीनोम में प्रेजेंट है। अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो जीन्स आपके मैं बोल रहा हूं 25 to 30,000, इन सब के सब जीन्स का हमको न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता है, उसका स्ट्रक्चर हमको पता है। ऑलमोस्ट बहुत सारे जीन्स के हमने अभी फंक्शंस भी डिस्कवर कर लिए हैं, उसका एग्जैक्टली बॉडी में क्या फंक्शन है, कौन सा जीन क्या कंट्रोल कर रहा है, वो भी हमको पता है। ओके, तो हमने इसका पूरा मैपिंग कर लिया है, इसको जेनेटिक मैपिंग ऐसा बोला जाता है। तो ये पूरा जेनेटिक मैपिंग है, उसका सीक्वेंसिंग है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है अबाउट ह्यूमन जीनोम with the help of this project called Human Genome Project, and this is described as blueprint of humanity। ये एक ह्यूमैनिटी का ब्लूप्रिंट है। अभी आप ये वर्ड बहुत बार सुनते होंगे, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जब भी हमारे पास इलेक्शंस लगते हैं तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके पास एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट होता है मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, कोई ब्लू कलर का पेपर या उसके ऊपर कोई प्रिंट किया हुआ ऐसा कोई चीज नहीं। ओके, उस पार्टी के पास अगर वो मतलब सत्ता में आते हैं तो अगले 5 साल वो क्या काम करने वाले हैं, क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं, ओके, उसका एक प्लान रेडी होता है, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। तो ये फ्यूचर है। तो ऐसा हम बोल रहे हैं कि दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का ब्लूप्रिंट है, ह्यूमंस का फ्यूचर क्या हो सकता है, ओके, ये प्रेडिक्ट करना इसकी मदद से पॉसिबल है। अब बोलेंगे सर क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके, तो सिग्निफिकेंस के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो देखो जीन का नेचर हमको पता चल गया है,
उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमको डिटेल में पता है, वो एक्सप्रेस कैसे करता है खुद को ये भी हमको पता चल चुका है। तो वी कैन स्टडी जीन का स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका एक्सप्रेशन, रेगुलेशन सब पता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है, वी कैन अंडरस्टैंड द जेनेटिक डिसीजेस वेरी बेटर। मतलब आपको ऐसा पता है कि कुछ डिसीजेस जो है वो जेनेटिक होते हैं, जीन्स की गड़बड़ की वजह से होते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया का नाम आपने सुना है, मतलब नॉर्मल आरबीसी का शेप जो है वो डिस्क शेप है, अगर इसके शेप के जीन जो कंट्रोल कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये चेंज होकर सिकल शेप हो जाता है। ओके, तो नॉर्मल जीन कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया कॉज करने वाला कौन सा है, ये मुझे पता चल जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डिसीज का डायग्नोसिस इजी हो गया। ओके, दूसरी चीज, अगर हम उसको डायग्नोस कर रहे हैं वी कैन फाइंड आउट द टेक्निक्स ऑफ ट्रीटमेंट। उसके जो ट्रीटमेंट की टेक्निक है वो भी हम इसके थ्रू डिस्कवर कर सकते हैं कि जेनेटिक डिसीज को कैसे ट्रीट करना है। वो ट्रीटमेंट को फाइंड करने में ये प्रोजेक्ट हमको बहुत मदद करने वाला है। ओके, और एक और चीज, हमने सिर्फ ह्यूमंस के ही जीनोम को कैलकुलेट किया ऐसा नहीं है, कुछ मॉडल ऑर्गेनिजम्स है, जैसे आपने नाम सुना होगा, देयर इज वन बैक्टीरिया कॉल्ड इचरशिया कोलाई, देयर इज वन इंसेक्ट कॉल्ड ड्रोसोफिला, ओके, देन देयर इज वन मोर ऑर्गेनिज्म इन द फंगाई कॉल्ड ईस्ट। ओके, तो ई कोलाई, ड्रोसोफिला, ईस्ट, ओके, कुछ राइस के प्लांट्स है, इन सब प्लांट्स का जीनोम भी हमने ऑलरेडी निकाल लिया है कि उसके जीनोम में कितने जीन्स है। अब बोलेंगे सर इनका क्यों निकाला, इससे क्या करते हैं हम, कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं, मतलब हम ई कोलाई के जीनोम को ह्यूमन के जीनोम के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, ड्रोसोफिला और ह्यूमंस का हम कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम ई कोलाई और ड्रोसोफिला का कंपेयर कर सकते हैं। सो इट गिव्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब हम कितने बेटर हैं, हमारा इवोल्यूशन का प्रोसेस कैसा है, ये अंडरस्टैंडिंग जो है एक्चुअली जब हम इवोल्यूशन की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं इट इज कॉल्ड फाइलोजेनी। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन की हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है तो ऐसे स्टडी को हम फाइलोजेनी बोलते हैं, और इस फाइलोजेनेटिक स्टडीज में आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हेल्प करता है। तो ये कुछ उसके एप्लीकेशंस है, जीन का नेचर, एक्सप्रेशन, रेगुलेशन, ओके, जेनेटिक डिसीज का डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट, सॉरी टेक्निक्स ऑफ ट्रीटमेंट, ओके, ये मॉडल ऑर्गेनिजम्स के जीनोम हमने लिए हैं तो ये कंपैरेटिव स्टडीज में हेल्प कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। फाइलोजेनेटिक स्टडीज में भी इसकी मदद हो रही है। तो ये एक छोटा सा कांसेप्ट था रिगार्डिंग द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट क्वेश्चन बहुत बार आता है। ओके, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, किसने कोऑर्डिनेट किया था, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, मतलब आज जो आपने टॉपिक पढ़े उसमें बोर्ड के एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं तो लेंथी क्वेश्चंस आना इसके ऊपर बहुत मुश्किल है, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस डिस्क्राइब करो, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आ सकता है। मैं बोल रहा हूं कि आज के दोनों जो टॉपिक हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर वन आंसर सेंटेंस जो बोलते हैं तो साइंटिस्ट के नाम पूछे जा सकते हैं, वीएनटीआर क्या होता है वो पूछा जा सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर किया, या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होता है, आरएफएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, तो उस हिसाब से इसको आपको स्टडी करना है, फॉलो करना है। ओके, ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यहां पे खत्म होता है, चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। ओके, थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे में पॉसिबली दोपहर तक आपके ग्रुप के ऊपर इसके अपडेटेड नोट्स जो है हैंड रिटन फॉर्म में वो आपको मिल जाएंगे। जैसे आप सबको पता है कि वो नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं, आपके नोटबुक के अंदर उसको ट्रांसफर करना है, प्रॉपर कंप्लीट करो, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी ऐसा हिंट मिल रहा है कि ये लॉकडाउन जो है हमारे लिए बाहर तो खुल चुका है, ओके, लेकिन अभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस ये ओपन नहीं हो रहे हैं, तो ये अगस्त तक जा सकता है। सो बहुत सारा टाइम अभी हम लॉकडाउन में मतलब स्पेंड करने वाले हैं, तो ये टाइम का यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं यही आपके 12th के रिजल्ट को इंपैक्ट करेगा या फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा वहां पे। तो प्रॉपर्ली टाइम को यूटिलाइज करो, बिल्कुल भी हमको लेजी नहीं होना है या ऐसा नहीं सोचना है कि चलो यार बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ओके, प्रॉपर यूटिलाइज करो, कुछ डाउट्स आते हैं तो व्हाट्सएप पे पूछो। आज के लेक्चर के लिए यहाँ पे रुकते हैं, अगला जो पार्ट होगा, अगला जो लेक्चर होगा एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।